फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपनों ने जहाँ पर छोड़ा था वैसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो रिवीजन कर देता हूँ। मैंने आपको कल केमिकल इक्वेशन जो आई थी और उसकी इक्वेशंस को बैलेंस करना बताया था, और आज हम उसके चारों टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। और ये मैं हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कि दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलकर किसी एक कंपाउंड को बनाते हैं, उसी को अपने कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं CO2, मतलब दो अलग अलग एक साथ जुड़ रहे हैं, उसे अपने कम्बिनेशन कह देंगे। और उसी तरह से जैसे वाटर की फॉर्मेशन होती है, जैसे H2O2, दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर। और उसी तरह से इन रिएक्शंस को अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनों के अंदर एक चीज रिलीज होती है, वो होती है हीट, जो अपने कभी शो ही नहीं करते। तब हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अंदर हीट रिलीज होती है। और अब अपने आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी भी एक बड़े कंपाउंड को, मतलब यानी मतलब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी उसका बिल्कुल उल्टा, मतलब कोई एक कंपाउंड है, वो किसी जैसे एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के अंदर जैसे AgCl टूट जाते हैं Ag और Cl के अंदर। कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये प्रेजेंस होती है सनलाइट में। ये सनलाइट से हीट लेती है, ऑब्जर्व करती है हीट को, और फिर ये अपने अपने Ag अपने अलग हो जाता है मोल्स, और Cl अपने। उसी तरह से AgBr, ये भी सनलाइट की वजह में होती है। मतलब वो तो हीट रिलीज कर रही थी तब वो एक्सोथर्मिक थी, और ये हीट ऑब्जर्व कर रही है तब ये एंडोथर्मिक है। मतलब हीट नॉर्मल सी बात, जैसे कॉम्बिनेशन और रिएक्शन के अंदर तो जैसे कि इन दोनों को मिलाकर ये बना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि एक कंपाउंड है वो डिस्कम्पोज हो रहा है, मतलब दो अलग अलग भागों में बंट गया, दो अलग अलग भागों में बटा है। और अब अपने स्टार्ट करेंगे अपना अगला और इसका थर्ड पार्ट, केमिकल रिएक्शंस का थर्ड प्रकार है, उसको अपने करेंगे। और मैं लिखता हूँ कुछ। हेलो, हाँ फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शंस का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि एक कंपाउंड के साथ जस्ट ये कंप्लीट कंपाउंड बना CuSO4, और अपने पास एक है Fe मतलब आयरन। यहाँ पर अपने पास है कॉपर सल्फेट, और अब ये यहाँ पर जाकर SO4 रिप्लेस हो जाएगा, मतलब Cu के पास से हटकर FeSO4 के साथ अटैच हो जाएगा, और इसे अपने बोलेंगे आयरन सल्फेट। इसका अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Zn प्लस CO4, और उसी तरीके से होगा, इस बार Zn इस तरफ आएगा और SO4 Zn के साथ अटैच हो जाएगा, और Cu बाहर निकल जाएगा। और अब इसी प्लेसमेंट के अंदर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने इसके ऊपर लिख देते हैं डबल।
अब ये इसका फोर्थ टाइप हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जैसे होगा कि एज आप मान लीजिए इसके आगे लिखा हुआ है Cl4 FeCl4 CuSO4, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर ये SO4 Fe के साथ अटैच हो गया तो इसके आगे Cl4 अटैच हो जाएगा, वही कंडीशन। लेकिन अपने इसकी एक बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, एक रिएक्शंस लिखते हैं जो बिल्कुल बुक्स के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी हुई है, उसी रिएक्शंस को लिखते हैं। और वो रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये रिएक्शन है, ये अपनी है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन, मतलब फोर्थ प्रकार की। अब इसको अपन कंप्लीट करते हैं, जैसे कि Na2 के आगे लगेगा Cl2, लिखते हैं Ba आपके लगेगा SO4 और NaCl2NaCl, ये होगी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। और इसके अंदर एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो या फिर कुछ भी कह लो, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इसकी पीपीटी होती है, मतलब प्रेसिपिटेट, वो इनसोल्युबल होती है, मतलब वो पानी में घुलती नहीं है, इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है वो। जो इसकी पीपीटी होगी, जैसे दो रिएक्शंस मिलाते हैं अपने लैब के अंदर, तब एक ऊपर एक पत सी बनती है, उसे अपने बोलते हैं प्रेसिपिटेट, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीपीटी। वो पीपीटी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, वहां पर वही पीपीटी डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट है वहां पर डिजोल्व नहीं होगी। और अपने स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल पार्ट। यस फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपने केमिकल रिएक्शंस टाइप के पांचवें पार्ट के अंदर यही है कि केमिकल रिएक्शन टाइप होगा, जैसे ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। इन रिएक्शंस को समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर से ऑक्सीजन का निकलना, उसे रिडक्शन कहेंगे। आप लोग को ये तो पता चलेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन निकल रही है तो रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से हम पहली रिएक्शन देखते हैं, उसके अंदर एक तो कंपाउंड है अपना CuO2, दोनों को हीट किया, मतलब एंडोथर्मिक हीट यूज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पर बना CuO, मतलब दोनों जुड़ गए और ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार सेकंड रिएक्शन में आते हैं, मतलब ये वाला Cu2 अपने यहां लिख लिया CuO, लगा देते हैं, ये अपने बैलेंस किया रिएक्शंस को। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन के अंदर अपने को देखने से पता चल रहा है कि H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? अपने ऊपर देखा है कि तब ऑक्सीजन जुड़ती है तब ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये देखिए CuO के अंदर से बना है Cu, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन वाली, मतलब सेकंड पार्ट हो गया रिएक्शंस का। अब ये पता चल गया ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली क्लासों के अंदर चलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है, तो होता क्या है ये चीज है, क्या है रिडॉक्स रिएक्शन? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होती है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो ये सेकंड वाली रिएक्शन है इसे अपने रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें पहले ऑक्सीडेशन हुआ और फिर यहाँ पर रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और अब 10th क्लास के दो टॉपिक रहते हैं इसी लेसन्स के, वो मैं आज ही आपको करा दूंगा। उसके अंदर एक तो करोजन है मतलब जंग का, और दूसरा एक रिएक्टिविटी है। और वो मैं आपको ये तो क्लियर कर दूं, साफ करके आपको दिखाता हूँ। करोजन और रेंसिडिटी ये 10th क्लास के इसी एनसीईआरटी बुक के लास्ट दो टॉपिक है। करोजन 90% स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि करोजन क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ। हिंदी में इसे जंग कहते हैं। जैसे कोई लोहे की चीज हो गई, तांबे की चीज हो गई, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है और साथ में सॉइल के कांटेक्ट में आती है। जैसे अपने जो गांव में या कहते हैं कि मिट्टी और पानी लगने से इसको जंग लगी, बस वही कंडीशन इसके अंदर यहाँ भी अपनी बताएंगे कि कॉमन प्रोसेस होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब चाहे तो करोजन कह दो, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन कह दो, एज ए सेम थिंग। बट होता तो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, मतलब नमी आने की वजह से होता है करोजन। और फिर आपका है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है? अब रेंसिडिटी होती है जैसे अपने कुछ खाने का सामान है, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मतलब जो फैट और ऑयल वाले सामान हो गए। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन बताया था, तब जो ये अपने पास मटेरियल होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है कुछ टाइम के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने वाले। जैसे इन चीज़ों को गर्मी में रख देते हैं या गर्म जगह पे रख देते हैं वगैरह, किसी भी तरीके से या एटमॉस्फेरिक की चेंज की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे ये ऑक्सीडाइज होती है तब ये सब कुछ इसका बदल जाता है, जैसे कलर चेंज हो जाता है, मतलब येलोइश आना स्टार्ट हो जाता है और पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है, और जो इसकी स्मेल होती है उसके अंदर जैसे पनीर होता है जो थोड़ी सी गर्मी में रह जाए तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। बस इन्हीं चेंजेस को रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब ऑयल्स और फैट के जो चीज होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से स्मेल आने लगता है, टेस्टलेस हो जाते हैं, अजीब सा हो जाता है इनका। और मैंने आपको करोजन बता दिया और टेस्ट बता दिया। अब मैंने अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 10th का सेकंड क्लास का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।